नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रतिरोधक पर प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित हो सके। परिवर्तन का मतलब भी केवल ऐसा नहीं कि धनात्मक धनात्मक में हो, धनात्मक से फिर ऋणात्मक में आए, ऋणात्मक से वापस धनात्मक में जाए, फिर वापस ऋणात्मक में आए, तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार धारा आपके धनात्मक भाग में भी है, ऋणात्मक भाग में भी है, फिर वापस धनात्मक में भी है, फिर वापस इस तरीके से किस में जाएगी? ऋणात्मक में। यानी ये लगातार समय के साथ परिवर्तित होती है। क्या होती है? ये लगातार समय के साथ परिवर्तित होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। हम यहाँ पे अब ज्ञात करेंगे, एक तो धारा ज्ञात करेंगे कि इसमें जो अपना प्रतिरोध होगा उसमें धारा कितनी होगी, एक उसका फेजर आरेख भी ज्ञात करेंगे, साथ में हम उसके औसत शक्ति निकालेंगे और तात्क्षणिक शक्ति भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं, पहले देखते हैं अपन जो चित्र हमारा वो है वो ये मान लीजिए क्या है, आपका एक प्रतिरोध है और अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत। ध्यान रखना, ऐसा जो साइन दिखता है आपको क्या बोलते हैं? उसको प्रत्यावर्ती स्रोत, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? V = Vm sin ओमेगा t। और ये अपना हो गया प्रतिरोध R। इसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? I, क्योंकि प्लस माइनस इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो ये तो अपन जानते हैं प्रयुक्त वोल्टता। इसमें प्रयुक्त वोल्टता कितनी है? V = Vm sin ओमेगा t। ये तो अपन प्रोवाइड करा रहे हैं इसको, मतलब ये जो हमारा स्रोत है ये क्या दे रहा है आपको? V = Vm sin ओमेगा t। ये तो आप खुद दे रहे हो यहाँ पे। अब धारा क्या निकलती है? तो प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली धारा। अब हम यहाँ पे धारा देखेंगे तो I, तो ये प्रतिरोध से गुजरने वाली भी हो सकती है या परिपथ में प्रवाहित धारा भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो I = क्या होता है? V/R। अब V की वैल्यू रख दो, Vm sin ओमेगा t अपॉन R। अब जो ये आपका Vm/R है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? Im, क्योंकि Vm क्या है यहाँ पर? अधिकतम मान किसका? वोल्टता का। और Im भी क्या हो गया? अधिकतम मान किसका? धारा का। तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोल सकते हैं? I = Im sin ओमेगा t। ये क्या हो गया? इस परिपथ में प्रवाहित धारा हो गई। हमने दो चीजें यहाँ पे, पहले तो ये तो ऑलरेडी हमें गिवन था, ये तो हमने अप्लाई किया था और हमें धारा मिल गई यहाँ पे। I = क्या होता है? Im sin ओमेगा t होता है। अब इसका अपन देखते हैं, एक तो तरंग आरेख देखते हैं, तरंग आरेख, और एक इसका फेजर आरेख देख लेते हैं। तरंग आरेख व फेजर आरेख। चलो तरंग आरेख और फेजर आरेख की बात करते हैं। देखो दो तरंगें अपने पास, V = Vm sin ओमेगा t। तो देखो ये तो आपकी तरंग हो गई, इसको तो बोल देंगे V = Vm sin ओमेगा t। ये वेव होती है, साइन वेव बोलते हैं इसको। और ये तरंग जो बनाई जाती है, अपन ने इसको सीखा है तो 11वीं क्लास के आपके दो टॉपिक होंगे, एक तो दोलन होगा, एक आपका वो वाला होगा तरंग वाला। उसमें इस तरीके से बनाना सीखते कैसे बनती है। ठीक है, बस अपने तो ध्यान रखना है। और V = Vm sin ओमेगा t, तो ये हमेशा लगभग सभी जो यहाँ पे अभी इसके बाद अपन प्रेरक पढ़ेंगे, उसके बाद संधारित्र पढ़ेंगे, सब में लगभग सेम होगी। ठीक है, उसके अलावा हम दूसरी जो हमारे पास वो भी देखो, ये भी sin ओमेगा t, ये भी क्या है? sin ओमेगा t, लेकिन इसमें Im है, तो इसका जो अधिकतम मान हो गया इसको बोल देंगे अपन Vm। यहाँ पे V भी होता है और I भी होता है, ये अपना t होता है। ठीक है, इसके साथ में अपन फेजर आरेख खींचेंगे। इसको विशेष से ध्यान से देखना भैया ना, बहुत आसानी से आप समझ लोगे। अब यहाँ से अपनी जो धारा है उसके लिए भी अपन डायग्राम, वो वेव डायग्राम बनाए, तो इसका वेव डायग्राम अपना इस तरीके से बनेगा। बहुत इजी है, देखो प्रोसेस में ये इस तरीके से बनेगा। यानी अगर यहाँ से देखें तो ये तो आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? Vm हो जाएगा। इसको तो बोलेंगे अपन Vm। और जो दूसरा हमारा तरंग होगी उसको बोलेंगे अपन धारा वाली, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ से इसको भी देखिए तो ये भी यहाँ मिलेगी, यानी Im आपको यहाँ मिलेगी। और यहाँ से ये कितने एंगल बनाएगी? ओमेगा t। तो इसको तो बोलते हैं अपना तरंग आरेख, ये तो हो गया अपना तरंग आरेख, और इसको बोल देंगे अपन फेजर आरेख। ये क्या हो गया आपका? फेजर आरेख। ठीक है, तरंग आरेख में जो ये दूसरी तरंग है इसका समीकरण हम लिखे तो लिख देंगे I = Im sin ओमेगा t।
हाँ देखो v और i जो है वो एक ही दिशा में है, यानी जिस दिशा में v है उसी दिशा में i है, तो यहाँ पे जो फाई होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना, प्रतिरोध के अंदर जो हमारा फेज यहाँ पे मिलेगा अपने को, फेज कोण वो कितना होगा, फेजर कोण बोलते हैं इसको, फाई इज इक्वल्स टू 0। तो फेजर कोण कितना है यहाँ पे, आई और v के मध्य 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका तरंग आरेख हो गया, बहुत ईजी सा था। अब इसके साथ हम देखेंगे कि हमारे जो औसत शक्ति, वो तात्क्षणिक शक्ति क्या होगी और औसत शक्ति क्या होगी। तो यहां से इसको हटा देते हैं अपन, और इस तरीके से तो अपने को ये दो इक्वेशन चाहिए एक तो, और ये हटा देते हैं। ये शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन जो तात्क्षणिक शक्ति देखते हैं सबसे पहले, तो वो सब आप जानते हो, उसका सूत्र भी बहुत अच्छे से जानते हो आप। तो इसको बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति कैसे निकालेंगे वो देखो आप ध्यान से। तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र होता है P = V × I। V क्या होता है यहाँ पे, विभव होता है। I क्या होता है यहाँ पे, धारा होती है आपकी। और इसके साथ में आपको इसको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल खुलेगा और उस पर आपके नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं भी मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप अपने टेलीग्राम लिंक पर ही मुझे मैसेज, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैसेज कर देना, ठीक है। आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा, वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपको। P = क्या होता है, V × I। अब यहाँ पे अपन सब जानते हैं V = क्या होता है, Vm sin ωt, और I = क्या होता है, Im sin ωt। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P = क्या हो जाएगा, Vm sin ωt, ये मल्टीप्लाई I = Im sin ωt। अब यहाँ से अपन देखें तो Vm और Im को एक साथ ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin ωt, और यहाँ भी क्या हो गया आपका ये sin ωt, यानी यहाँ पे दोनों ही आपके sin ωt थे। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, P = Im Vm Im sin स्क्वायर ωt। इसको बोलते हैं अपन तात्क्षणिक शक्ति। ये कौन सा होता है हमारा, तात्क्षणिक शक्ति होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, औसत शक्ति निकालेंगे। अब औसत शक्ति कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से देखना, ठीक है। हम यहाँ पे अब क्या ज्ञात करेंगे, औसत शक्ति ज्ञात करेंगे। इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, बाकी जो भी आपके प्रेरक में भी होंगे और दूसरे में होंगे तो वहाँ भी आपके ये काम आएगा। तो अपन ने सबसे पहले निकाली यहाँ पे तात्क्षणिक शक्ति, और अब निकालेंगे हम यहाँ पे औसत शक्ति। औसत शक्ति के लिए सूत्र देखना, P एवरेज से भी लिख सकते हैं इसको, और या P बार लगा सकते हैं, = यहाँ इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ध्यान रखना, 0 से T, और P ये कौन सी P है, तात्क्षणिक शक्ति वाली, और dt अपॉन 0 से T, और इसको क्या बोल देंगे, dt बोल देंगे, ठीक है। ये जो सूत्र बना ये वैसे ही बनता है जैसे अपन ने नॉर्मली पढ़ा है, कि अपन जैसे मान लीजिए आपको 4-5 संख्या दे रखी है, 1 2 3 + 4, इनका औसत निकालना है, बटे अपन 4 कर देते हैं, यानी सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें जितनी संख्या उसका भाग देते हैं। तो अपन यहाँ पे सभी संख्या को जोड़ने को अपन बोलते हैं समेशन ही बोलते हैं। अब समेशन 1 से लेके 4 तक है, तो अपन इसमें लिमिट लगा देते हैं 1 से लेके 4, और यहाँ पे लिख देंगे अपन, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख दिया 1। अब जो I है वो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 4 तक। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, I = 1 से लेके 4, और यहाँ I अब किसके साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dt लिख देंगे। यानी हमने इस चीज को यहाँ पे लिखा है। वैसे ही जैसे आपने इसको ऐसे लिखा तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने वही चीजें वहां पे लिखी है समय के साथ। और अपॉन टाइम, मतलब जो अपॉन टाइम है ना, 1 2 3 4, ये क्या है आपका टाइम ही तो है, टोटल टाइम। वहां पे टोटल नंबर है तो वहां पर निकालेंगे टोटल टाइम, क्योंकि वहां टाइम की बात हो रही है, यहाँ नंबर की बात हो रही है, तो वहां टोटल टाइम निकालेंगे। तो टाइम कहाँ स्टार्ट होगा अपना, 0 से लेके कैपिटल T, तो अपन ये बना देंगे। अब 0 से T और 1 का T के साथ करोगे तो T होता है, T में लिमिट अप्लाई करोगे तो T - 0, तो यहाँ पे केवल T बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/T, मतलब इसको सॉल्व कर दिया मैंने तो इसकी जगह T बचा। अब अपोन में है तो क्या लिख देंगे 1/T, और इसको ऐसे कैसे लिख दो 0 to T, और यहाँ पे P और फिर dt। अब इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं P की, कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। तो ये हमारा हो गया P एवरेज, यानी P बार = 1/T इंटीग्रेशन 0 से T,
और p की वैल्यू अपन यहाँ से ये रखेंगे ये वाली, तो क्या हो जाएगा Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो गया आपका dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखें तो 1/t 0 to t, अपन यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो अपन ऐसे करते हैं इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा Vm Im और साथ में इंटीग्रेशन 0 to t और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या हो गया आपका dt हो गया। इसी को बोलते हैं यहाँ पे p एवरेज। ठीक है, अब इसका क्या करना है अपने को, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन के लिए अपनी जगह खाली कर लेते हैं, यहाँ पे आसानी से अपन कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपन यहाँ से इसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा p एवरेज इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन कैपिटल T, इंटीग्रेशन 0 to t, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, जिसे हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये सब आपके मैथ्स में एक फॉर्मूला है, उसका अप्लाई यहाँ पे अपन करेंगे, तो हमारा जो p एवरेज है वो क्या हो जाएगा Vm Im अपॉन टी, और इस इंटीग्रेशन को रहने दो और यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो। इसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 और dt, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p एवरेज इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन 2t, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा 0 to t और ये 1 माइनस कॉस 2a। अब a की जगह अपन क्या रख देंगे यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा टी। ठीक है, dt। अब इसको सेपरेट कर लो, सबसे पहले p एवरेज इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन 2t, और इसको सेपरेट किया हमने यहाँ पे 0 to t, तो यहाँ आ गया 1 और dt, मतलब 1 के साथ ये भी लिखा और इसको भी लिख दिया, तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हम वापस लिखेंगे 0 से t, अब लिखेंगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, तो कोस 2 ओमेगा टी, ये कोस 2 ओमेगा टी और इसके साथ भी dt, और ये ओपन कर दिया। यानी इस इंटीग्रेशन को हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है। जब कभी कोई चीज़ समझ नहीं आए ना, तो उसको आप बार बार रिपीट करके देख लेना, तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं p एवरेज इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन 2t, इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको 1 का t के रेस्पेक्ट करोगे तो t आ जाएगा, और 0 से t लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ भी देखो बेटा, इसका मिलेगा आपको cos 2 ओमेगा t का, तो ये हमारे पास ऐसे ही फॉर्मूला होता है, जिसे मैं आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ। एक फॉर्मूला यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन इस फॉर्मूले को लिखे हैं, तो हमारे पास, चलो इसको स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ लिखता हूँ मैं। हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बनेगा कि हमारे पास cos at है मान लो, और dt इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, cos का होता है साइन, और साइन भी किसका होगा प्लस का, तो साइन at अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे, तो cos का क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और यहाँ पे 0 to t, और ये लिमिट इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो p एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो Vm Im अपॉन 2, तो अपन नेक्स्ट चीज लिखेंगे 2 और कैपिटल T, और इसमें देखें अपन, तो ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई करें, तो पहले तो अपर लिमिट होती है यूज, और बाद में लोअर लिमिट होती है, तो t माइनस 0 हो जाएगा, इसको बोल देंगे t माइनस 0। ठीक है, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ देखते हैं अपन, तो 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लो एक बार, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन की जगह इसकी जगह t रखेंगे, तो साइन यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 ओमेगा 2, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और लिमिट स्मॉल t की जगह पहले क्या रखेंगे कैपिटल T, तो अपन ने यहाँ क्या रख दिया पहले t माइनस, फिर इसको दोबारा लिखेंगे अपन, और क्या बन जाएगा ये, तो आपको ये प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे, दूसरे वाले का, मतलब स्मॉल 0 का, तो अपन इसको क्या लिख देंगे वापस, साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 0, ये आपका इसका इंटीग्रेशन का हमने लिमिट यूज कर दिया। अपन इसको वापस लिखेंगे, तो p एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Vm Im अपॉन 2t, और यहाँ पे लिमिट यूज करो, ये तो t बचाएगा केवल, माइनस ये बचा 1/2 ओमेगा,
और ये इंटीग्रेशन। देखो इस t से ये t कैंसल, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा साइन 0, और ये लिमिट यूज, अपन लिमिट प्रॉपर यूज हो गई, उसको जो कैंसिल आउट करना था वो कैंसिल आउट भी कर दिया। अब ध्यान रखना साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, तो हमारे पास पी एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा Vm Im अपॉन 2t, तो t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा और 0 इस वाले ब्रैकेट को यूज करेंगे 0 माइनस 0, तो ये पूरा क्या हो गया आपका टर्म्स 0 हो गया, तो हमारा मिलेगा P एवरेज इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन 2t और यहाँ t माइनस 0, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे इसको P एवरेज इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन 2t मल्टीप्लाई बाय t, तो ये t से t क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा Vm Im अपॉन 2, तो आपका जो P एवरेज मिला है हमें वो क्या मिला है Vm Im अपॉन 2। तो हमने यहाँ पे प्रतिरोध पर प्रयुक्त ऐसी वोल्टता में सबसे पहले प्रयुक्त वोल्टता आपको दे रखी थी, धारा निकाली, उसके बाद हमने इसका फेजर आरेख बनाया, तरंग आरेख बनाया, साथ में फिर हमने तात्क्षणिक शक्ति बनाई, और ये क्या हो गई आपकी औसत शक्ति हो गई। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ नहीं आता है, थोड़ा कम आता है, तो आप इसको एक से ज़्यादा बार देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा इसमें अवकलन समाकलन है, अब समाकलन की थोड़ी समझ कम है, तो आप ऐसा करना पहले समाकलन थोड़ा सीख लेना, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। धन्यवाद।